आप सभी का वेलकम है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित में। आज की पाठशाला यानी आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं डे 2 यानी वोकेब्युलरी का दूसरा दिन। तो चलिए आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और उम्मीद है कि पढ़ते भी होंगे आप लोग सही से। ये जो वोकेब्युलरी का जो क्लास हम लोग दूसरा दिन जो लेकर आए हैं, इस क्लास में आप लोग को सिनोनिम्स का एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स विद एग्जाम्पल, हिंदी मीनिंग, डिटेल्ड मीनिंग, इन इंग्लिश मीनिंग और वो हर चीज दिया गया है जिसमें कि आपको मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जिस भी एग्जाम में वोकैब की जरूरत होती है, जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली हो रहा है, सभी में आप लोग को भी पता होगा कि सभी एग्जाम में क्या कर दिया है, वोकैब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वोकैब का ही है हर एक एग्जाम में। अभी रिसेंटली चाहे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सब में देख रहे हैं वोकैब नंबर 1 है। यूँ तो आपको पता होगा इंग्लिश का 3 पोर्शन होता है, वो ग्रामर, वोकैब और एक कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर पहले था क्या कि कोई भी एग्जाम होता था उसमें ग्रामर से क्वेश्चन रहता था, अब बहुत ज्यादा ग्रामर। अब लेकिन क्या कर दिया है कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कर दिया है। अभी चाहे बैंक एग्जाम ले रहा हो या फिर एसएससी एग्जाम ले रहा हो, अभी हाल फिलहाल में जीडी का एग्जाम हुआ है, तो वो जितने भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं रिसेंटली, वो सारा क्या कर दिया है कि वोकैब बेस्ड कर दिया है। सारा क्वेश्चन देता है वोकैब बेस्ड, चाहे वो आपका फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, जो भी हो, वो सारा वोकैब बेस्ड है। इसलिए हम लोगों ने क्या किए हैं कि इसी पर्पस को देखते हुए हर एक टॉपिक से हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन चूज करके और विद डिटेल मीनिंग हिंदी के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एक एक क्लास दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को वोकैब में दिक्कत नहीं होगी। और जो भी वोकैब इस वीडियो में करवाई जाएगी वो सारा एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। हर एक वोकैब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में 10 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे कर करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। सो आप लोगों से उम्मीद बस यही आग्रह है कि आप लोग इसको वॉच कीजिए और फायदा उठाइए एग्जाम में। रिसेंटली चाहे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर आपका वोकैब साथ दे दिया तो आपका जो है इंग्लिश का नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। अब जो पहला वाला ग्रामर नहीं रहा, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है, अब वोकैब मतलब ग्रामर को भी जो है ना, वोकैब 90% जो आप दे दिया है क्वेश्चन, वोकैब से क्वेश्चन देने लगा है। तो मतलब जो हम लोग का मुख्य पर्पस ये है कि वोकैब को इन्हांस करना, वोकैब को इंक्रीज करना। और जैसे ही वोकैब अच्छा हो जाएगा, ग्रामर तो पढ़ना है ही, ऐसा नहीं कि नो डाउट ग्रामर पढ़ना नहीं है, ग्रामर तो पढ़ना है ही। अगर वोकैब मजबूत कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि आपका ग्रामर प्लस, ग्रामर में क्या है रूल है, वो सारा आप ये कर लेते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को ग्रामर को भी देखना है, वोकैब को भी देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वोकैब को देना है। और प्रतिदिन हम लोग हर दिन का सीरीज लेके आ रहे हैं, आप लोग बस याद करते चलिए और रिवीजन भी हो जाएगा। अगर अच्छे से सुन लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो विदाउट डिले, विदाउट लेट करते हुए हम लोग डे 2 को स्टार्ट करते हैं। आपका डे 2 वोकेबुलरी, सबसे पहले इसका सरफेस है अपना इंग्लिश बाय गोविंद पंडित, हेडवे इंस्टीट्यूट, अ वे टू सक्सेस। इसका नाम ही है अ वे टू सक्सेस। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकेबुलरी डे 2 को। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है डे 2 में हर्डल, HURDLE, हर्डल नाउन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है भाई, अपने आप में नाउन है। और इसका हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो आता है बाधा या कूदने का फ्रेम। आप लोग जानते होंगे जैसे झूला वगैरह में कूदने का फ्रेम होता है ना, जैसे ब्रेक डाउन, जब आप ब्रेक डांस जब उस झूले पे झूलते हैं तो वो क्या करता है कि एक वहां जो फ्रेम बना हुआ रहा था, उसी के अंतर्गत हम लोग को जो भी करना है उसी के अंतर्गत करना है, यानी बाधा, कुल मिला के कूदने का फ्रेम। दौड़ में कूदने के लिए एक फ्रेम या बार, इसका एक्सप्लेन हिंदी किया गया है। अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग तो HURD, हर्ड, हर्ड मीन्स होता है कूदना, हर्ड मतलब कूदना, और LE मतलब होता है छोटा,
यानी एक छोटा सा जगह, वो छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग बस इसी छोटे से जगह में हम लोग क्या करें, कूद उद के जो भी एक्टिविटी करना हो इसी छोटे से जगह में हम लोग को करना होता है। अब मन में एक सवाल आता होगा कि सर LE का लिए मतलब छोटी कैसे होता है? आप लोग पता होगा, आप लोग जब डिक्शनरी फाइंड आउट कीजिएगा, जब पूरा डीपली जाइएगा ना, तो कहीं न कहीं ये हर एक इसका भी अपना एक मीनिंग होता है। जैसे लैटिन शब्द का कोई वर्ड हो जाता है एली, लैटिन शब्द में एली का मतलब होता है छोटी, राइट। और इसको ब्रेक डाउन हम लोग जो किए हुए हैं, तो इसमें हर चीज को देखते हुए एक PDF को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। इसलिए यहाँ पे देखिए हर्डल वर्ड मीनिंग को तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन कर करके हम लोगों ने आपके सामने लाया है। जैसे देखिए ब्रेक डाउन HURD, हर्ड मतलब कूदना, और LELE मतलब छोटी। मतलब इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, एक ऐसा जगह, एक ऐसा छोटा सा जगह जो हम लोग बस इतना छोटे से जगह में ही कूद उद के जो भी एक्टिविटी करना हो इसी के अंतर्गत हम लोग रह जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हर्डल। यानी हर्ड मतलब कूदना, एली मतलब छोटा। ए फ्रेम, अब इसको देखते हैं, कहता है ए फ्रेम और फेंस फॉर जंपिंग ओवर इन अ रेस। रेस मतलब आपको पता होगा दौड़, ओवर मतलब आप जानते ही, प्रीपोजिशन है इन। अब जंपिंग ओवर, जंप ओवर मतलब कहीं ऊपर से कूदना, ए फ्रेम और फेंस। अब कहता है यूजेज ही फेल एट द लास्ट हर्डल, वह अंतिम बाधा पर गिर गया, वह अंतिम बाधा पे क्या हो गया, गिर गया। आप आई थिंक आपको याद हो गया होगा हर्डल। हर्डल मेरा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा या कूदने का फ्रेम, दौड़ में कूदने के लिए एक फ्रेम या बार। ब्रेक डाउन कर दिए हैं, तो HURD हर्ड मतलब कूदना, LE मतलब छोटा। तो चलिए हर्डल याद हो गया होगा पहला। 21वां नंबर वर्ड मीनिंग है। एक वोकेबुलरी नंबर 1 क्लास हो चुकी है, जो कि प्ले लिस्ट में डाला हुआ भी है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। तो चलिए दूसरा 22वां नंबर वर्ड मीनिंग है ऑब्स्टेकल या हर्डल। आपको पता हो जाएगा, हर्डल आपको पता है कि हर्ड मतलब कूदना, एली मतलब छोटे, यानी बाधा, किसी छोटे से स्थानों में कूद के रह जाना, दैट इज कॉल्ड हर्डल। यानी ही फेल्ट एट द हर्डल, ही फेल्ट एट द लास्ट हर्डल, वह अंतिम बाधा पर गिर गया। यह आपका वर्ड मीनिंग था। चलिए 22वां नंबर ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है अवरोध या बाधा। मतलब कहने का ये मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का क्या बन गया भाई, सिनोनिम्स बन गया, यानी हो जाएगा ऑब्स्टेकल। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं ऑब्स्टेकल को। तो ऑब्स्टेकल मतलब होता है इसका कुछ अवरोध या बाधा, कुछ जो आपको रोकता है या आगे बढ़ने में कठिनाई पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल। यानी ओब यानी विपरीत, स्टकल मतलब रोधक। ये आपका हो गया ओब, विपरीत, स्टकल मतलब रोधक। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, समथिंग दैट ब्लॉक्स यू प्रिवेंटिंग मूवमेंट और एक्शन। कहता है समथिंग दैट ब्लॉक्स यू। ब्लॉक मतलब आपको पता होना चाहिए BLOC के ब्लॉक। एक ब्लॉक मतलब होता है बंद करना, जो ब्लॉक हम लोग कर देते हैं व्हाट्सएप पे, जो चैट करने पे एक दूसरे को हम लोग ब्लॉक करते हैं, वो ब्लॉक हो गया। एक ब्लॉक मतलब होता है कि रास्ता को बंद कर देना। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट ब्लॉक्स यू, कुछ ऐसा चीज जो आपको ब्लॉक कर देता हो, रोक देता हो। और यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग देख रहे हैं प्रिवेंट। प्रिवेंट भी, इसका भी मतलब होता है रोकना, क्या करना, इसका भी मतलब होता है रोकना। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि प्रिवेंट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ क्या करता है, प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन को लाता है। प्रिवेंट अपने साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन को लाएगा। प्रिवेंट फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, ये सब वर्ड मीनिंग अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। तो कहता है समथिंग दैट ब्लॉक्स यू प्रिवेंटिंग मूवमेंट और एक्शन। कहता है द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन आवर वे वाज ए ट्री ट्रंक। कहता है द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ा अवरोध जो था हमारे रास्ते में, यानी इन आवर वे, वे मतलब होता है तरीका, वे मतलब होता है रास्ता, ठीक ना। वे मतलब तरीका भी होता है और वे मतलब रास्ता भी होता है। यहाँ पे कहता है कि द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन आवर वे वाज अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक मतलब होता है कि पेड़ का ताना, राइट। हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा एक पेड़ का ताना था। तो याद हो गया, हर्डल मतलब बाधा या कूदना या रोकना, ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है अवरोध या बाधा या रोकना। चलिए अगला इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके जानकारी में मुताबिक बताते चले कि अगर किसी वर्ड में IM लग जाए या IN लग जाए, तो ये थोड़ा सा अपने आप को निगेटिव मीनिंग शो करने लग जाता है। किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स में अगर जुड़ जाए, मेन वर्ड के पहले अगर जुड़ जाए IM या फिर IN जुड़ जाए, तो ये निगेटिव मीनिंग शो करने लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, PEDIMENT, पेडिमेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है, नाउन बनता है। अब यह ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वर्ड में
MENT लग जाए लास्ट में, जिस किसी भी वर्ड में MENT अगर लग जाए तो वो वर्ड मेरा क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका हमेशा नाउन रहता है। अब यहाँ पे देखिए MENT, इम्पेडिमेंट, देखिए पैडी, PEDI, पैडी, MENT और IM बन गया, 3 syllable वर्ड मीनिंग बन गया। इम्पेडिमेंट, इसका मेन वर्ड क्या बना, पैडी। IM क्या है, प्रीफिक्स। MENT क्या है, सफिक्स, राइट। अब देखिए इसका भी मतलब क्या होता है, बाधा या अवरोध। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। किसी भी वर्ड में अगर MENT लग जाए तो वो मेरा क्या होता है, नाउन होता है, राइट। अब यहाँ पे देखना है भाई कि इम्पेडिमेंट, बाधा या अवरोध, कुछ जो प्रगति या प्राप्ति को कठिन या असंभव बनाता हो। इम मतलब नहीं, पैडिमेंट मतलब चलना, पैडिमेंट मतलब चलना। अब देखिए इम्पेडिमेंट, पैडिमेंट चलना, इम मतलब नहीं, जो नहीं चले दैट इज कॉल्ड अवरोध या बाधा। समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, और अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट, जो कोई भी चीज प्राप्त करने में या प्रोग्रेस होने में क्या हो, कठिन साबित हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। अब यूजेज क्या है, वॉर हैज बीन एन एडिशनल इम्पेडिमेंट टू प्रोग्रेस, कहता है युद्ध प्रगति के लिए एक अतिरिक्त बाधा रही है, युद्ध जो है प्रगति के लिए एक अतिरिक्त बाधा रही है। चलिए आइए प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब, अच्छा देखिए ये भी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, किसका किसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कमेंट कीजिए जरा थोड़ा सा भाई। हर्डल, HURDLE, हर्डल अपने आप में क्या था, नाउन था। चलिए उसके बाद दूसरा वर्ड मीनिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा वर्ड मीनिंग एक दूसरे का सिनोनिम्स क्या बन गया, इसका भी मतलब बाधा था। एक और वर्ड मीनिंग क्या है, इम्पेडिमेंट। IM अगर किसी वर्ड में लग जाए या IN किसी वर्ड के पहले लग जाए तो वो वर्ड क्या होता है, निगेटिविटी, अपने आप में निगेटिव को शो करता है। अब देखिए अगर किसी वर्ड में, किसी वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए तो MENT अगर किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए तो वो वर्ड हमेशा पार्ट्स उसका क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। तो तीनों का मतलब क्या पढ़े थे हम लोगों ने क्या तीनों का मतलब पढ़े, बाधा या अवरोध, मतलब दैट मीन्स कि रोकना किसी चीज को, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट के साथ क्या लगता है भाई लोग, प्रिवेंट के साथ सर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, ये सब हमेशा अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, थोड़ा ये सब भी ध्यान देते चलिएगा। अगला ये प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, फिजूल खर्च या लापरवाह, बड़े पैमाने पर धन, समय, ऊर्जा आदि खर्च करना, खासकर एक ऐसा तरीका जिसमें यह विवेकपूर्ण नहीं हो। प्रो मतलब सामने, डिगल मतलब खर्च करने वाला, प्रो सामने, डिगल मतलब खर्च करने वाला। अब इसको ऐसे वर्ड मीनिंग हम लोग याद कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि जिस किसी भी में प्रो शब्द लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा अपने आप में उच्च हो जाता है। जैसे कि एक मोबाइल आप लेते होंगे रियलमी, ठीक है ना, रियलमी लेते होंगे, ठीक। अब रियलमी में एक इसी थोड़ा सा इसमें कम फीचर रहता है, किसकी तुलना में, रियलमी प्रो की तुलना में, रियलमी प्रो की तुलना में रियलमी में थोड़ा कम फीचर रहता है, ठीक ना। तो वो हो गया क्या, प्रोडिगल, फिजूल खर्च। अब देखो जो बात रियलमी में होती है, जो बात हम लोग रियलमी सिंपल सा मोबाइल में चला सकते हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि रियलमी प्रो हम ले ले तब उससे ये हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा फीचर मानते हैं, थोड़ा ज्यादा फीचर रहता है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रियलमी प्रो लेकर, रियलमी मोबाइल और रियलमी प्रो लेके आप कहीं ना कहीं खर्च, फिजूल खर्च कर रहे हैं। हाँ तो प्रोडिगल मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हाँ अब यहाँ पे देखिए फिजूल खर्च, लापरवाह, जिसको हम लोग कहते हैं लापरवाह, प्रोडिगल है। बड़े पैमाने पे धन, समय, ऊर्जा आदि खर्च करना, खासकर एक ऐसा तरीका जिसमें यह विवेकपूर्ण नहीं हो। प्रो मतलब सामने, डिगल मतलब खर्च करने वाला, जो सामने में खर्च करने वाला हो प्रोडिगल कहलाता है। अब देखिए स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट्स, कहता है स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी, मतलब काफी ज्यादा पैसा खर्चा करना या टाइम खर्चा करना या ऊर्जा बर्बाद करना, इन एन अनवाइज मैनर, मैनर मतलब आपका बिहेवियर, और वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और इन वाइज हम बताए हैं आपको अभी तुरंत, बुद्ध, जैसे अभी तुरंत हम बताएं जिस किसी भी वर्ड में अगर एम या इन IN लग जाए तो वो अपने आप में निगेटिविटी को शो करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनवाइज, और हाँ सॉरी ये भी आपको ध्यान देना, इन, इम और अन, ये सब भी मेरा क्या है, अननिगेटिविटी को शो करता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, हाँ अब इसी में लग जाए क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी थोड़ा सा उसका उल्टा बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अनवाइज बता रहा है, क्या बता रहा है, अनवाइज,
अनवाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, अनवाइज मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान टाइप का नहीं हो, इसका उल्टा हो जाएगा, जो बुद्धिमान ना हो। ज्यादा खर्चा करने में बहादुरी थोड़ी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी, टाइम और एनर्जी इन एन अनवाइज मैनर। ठीक, ये हो जाएगा जैसे द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड स्पेंड्स मनी एज फास्ट एज ही रिसीव्स इट। कहता है द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड, फिजूल खर्ची करने वाला मालिक पैसे उतनी तेजी से खर्चता है जितना वह प्राप्त करता है। जितना तेजी से वो पाता है ना प्राप्त मतलब पैसा, उतना तेजी से खर्चा भी कर देता है। तो चलिए 4 वर्ड मीनिंग हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, चारों वर्ड मीनिंग को हम लोग बड़ा अच्छे से देख लेते हैं। पहला वर्ड मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा हर्डल, जो कि बाधा। दूसरा वर्ड मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा ऑब्स्टेकल, इसका भी मतलब बाधा। तीसरा वर्ड मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा इम्पेडिमेंट, इसका भी मतलब अवरोध या बाधा। चौथा वर्ड मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा प्रोडिगल, मतलब फिजूल खर्चा करने वाला। परो, नाम से ही पता चलता है, प्रो और डिगल मतलब खर्चा करने वाला, जो सामने में खर्चा करने वाला हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडिगल। एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका। चलिए दूसरा स्लाइड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब भी फिजूल खर्च, इसका सिनोनिम से ये हो गया। वेस्ट मतलब खर्चा करना, FUL फुल एडजेक्टिव। वेस्टफुल मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्चा करना, और अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए फिजूल खर्च करने वाला एक्सप्लेन हिंदी किया गया, किसी चीज का लापरवाही से उपयोग करना और इसके कुछ हिस्से को क्या करना, बर्बाद करना। इसके कुछ हिस्से को क्या करना, बर्बाद करना, वेस्टफुल। ब्रेक डाउन हो जाएगा, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, फुल मतलब भरपूर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना, एडजेक्टिव बना। इंग्लिश मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, यूजिंग समथिंग केयरलेसली। केयरलेस, केयर मतलब होता है प्रवाह करना, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा क्या, लापरवाह। अब यहाँ पे देखिए कि वेस्टफुल, वेस्ट मतलब बर्बाद, फुल मतलब भरपूर, जो भरपूर तरीके से बर्बाद करे, दैट इज कॉल्ड वेस्टफुल। अब यूजिंग समथिंग केयरलेसली, किसी भी चीज को केयरलेसली तरीके से यूज कर रहा हो। काउजिंग सम ऑफ इट टू बी वेस्टेड, जो कि बर्बाद हो जाए, उस तरह से इसको यूज कर रहा हो। जैसे यूजेज, इट्स, इसका यूजेज जो किया गया, इट्स वेस्टफुल द वे यू थ्रो सो मच फूड अवे। जिस तरह तुम इतना खाना फेंकते हो वह फिजूल खर्ची है, ये वेस्टफुल था। अच्छा, एक और फिजूल खर्ची का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोडिगल, खर्चीला टाइप का। और एक वेस्टफुल जो मतलब नाजायज में खर्चा कर रहा हो, बेफालतू में खर्चा कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडिगल। अगला ये लेविश, लेविश मतलब क्या होता है, शानदार। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लेविश, जो कि एडजेक्टिव है अपने आप में, जो होता है शानदार। जैसे कि शानदार, भव्य, मात्रा में बड़ा और महंगा या प्रभावशाली। अब देखिए यहाँ पे एलेवी लैव, वह इस मतलब जैसा, एकदम वह कर रहा हो इस जैसा, राइट। लेविश मतलब क्या हो जाएगा, लेविश। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा लार्ज इन क्वांटिटी एंड एक्सपेंसिव और इंप्रेसिव। कहता है लार्ज इन क्वांटिटी, बहुत बड़े पैमाने के में, बहुत बड़े क्वांटिटी में। एक्सपेंसिव और इंप्रेसिव मतलब कि खर्चा, एक्सपेंसिव मतलब भी खर्चा करना, बहुत ज्यादा खर्चा करना, और इंप्रेसिव टाइप का, जैसे लार्ज इन क्वांटिटी एंड एक्सपेंसिव और इंप्रेसिव। ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि ये मेरा हो गया, दे रिसीव्ड लैविश गिफ्ट्स एट द वेडिंग। कहता उन्हें शादी में शानदार उपहार मिले, उन्हें शादी में क्या मिला, शानदार उपहार मिला। चलिए एक बार पुनः सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था हर्डल, बाधा। हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्स्टेकल, बाधा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, ऑब्स्टेकल के बाद क्या पढ़े थे, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट अवरोध या बाधा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडिगल, खर्चीला। वेस्टफुल मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजूल खर्च करने वाला। उसके बाद लैविश, शानदार, भव्य, मात्रा में बड़ा और महंगा, प्रभावशाली। जो मतलब लैविश हो, शानदार हो, भव्य हो, शानदार हो, दैट इज कॉल्ड लैविश। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या बना, एडजेक्टिव बना। अगला देखिए एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च, जो लाविश टाइप का खर्च करता हो, फिजूल खर्च, बहुत अधिक पैसे खर्चा करना या किसी चीज का अत्यधिक उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड लाविश और एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा मतलब अधिक, वैगेंट मतलब घूमना, जो खूब अधिक घूमता हो, मतलब कहने का मतलब फिजूल खर्च करता हो। दैट मीन्स इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग। स्पेंडिंग टू मच मनी मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना, और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उपयोग करना। जैसे देखिए द एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल ऑफ ए मूवी स्टार इज वेल नोन। कहता है एक फिल्म स्टार की भव्य जीवन शैली अच्छी तरह से जानी जाती है, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल है, यानी फिजूल खर्च लाइफ स्टाइल है। अगला देखिए अचीव, अचीव मतलब होता है वर्ब है
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या बन जाता है, वर्ब है। हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्राप्त करना या सफल होना। एक्सप्लेन हिंदी क्या गया है, किसी चीज को खत्म करने या लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होना, विशेषकर बहुत मेहनत या प्रयास के बाद। कोई चीज हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो हम लोग अचीव करते हैं, राइट। ब्रेक डाउन हो जाएगा ACH एक्, प्राप्त, ईव मतलब होता है करना, राइट। वर्ब बना अचीव, तोड़ दिया वर्ड मीनिंग को, अचीव, राइट। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग और रीचिंग, REACH रिच मतलब होता है पहुंचना, RICH रिच मतलब होता है अमीर, राइट। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग और रीचिंग एन एम, मतलब कि किसी, टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग और रीचिंग एन एम, किसी लक्ष्य, एम मतलब लक्ष्य या गोल, एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है, AIMM एट, हमेशा एम एट होता है, राइट। एम एट किसी चीज पे निशाना साधना। तो यहाँ कहता है कि टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग और रीचिंग एन एम, द गवर्नमेंट्स ट्रेनिंग पॉलिसी इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, सरकार की प्रशिक्षण नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। तो अचीव हो गया ये वर्ड मीनिंग। चलिए अगला देखिए, अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना या सिद्ध करना। अकॉम्प्लिश मतलब क्या होता है, पूरा करना या सिद्ध करना, राइट। अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना या सिद्ध करना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना या सिद्ध करना, तो हो जाएगा इसका क्या, कुछ को सफलतापूर्वक पूरा करना या प्राप्त करना। ब्रेकडाउन AC मतलब प्राप्त करना, अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, राइट। अब यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली और टू अचीव समथिंग। अकॉम्प्लिश मतलब वही पूरा करना, अचीव करना, प्राप्त करना, राइट। अगला इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली or to achieve something uses the students accomplish the task in less than 10 minutes, छात्रों ने कार्य को 10 मिनट से कम समय में पूरा कर लिया, मतलब अचीव कर लिया, accomplish कर लिया। सक्सीड, आइए सक्सीड मतलब होता है क्या, सफल होना। सक्सीड मतलब क्या होता है, सफल होना। यदि आप, हिंदी एक्सप्लेन किया गया, यदि आप सफल होते हैं तो आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। सक्सीड हो गया, जो चीज आप प्राप्त कर ले उसमें सफलता हासिल हो गया आपका। तो अनुसरण करना, SUC मतलब अनुसरण करना, और CED मतलब जाना। टू अचीव समथिंग एम्ड फॉर टू हैव रिजल्ट्स यू वांटेड, जो चीज आप पाना चाहते हो और उसे आप पा लेते हो तो आप सफल हो जाते हो। जैसे सी इज फाइनली सक्सीड इन पासिंग हर ड्राइविंग टेस्ट, वह अंततः अपनी ड्राइविंग टेस्ट में क्या हो गई, सफल हो गई है। अगला देखिए कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है आपदा या विपत्ति, एक अचानक घटना जो बहुत बड़ी समस्या या विनाश का क्या बनती है, कारण बनती है, कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। कैटा मतलब नीचे, स्ट्रॉफ मतलब पलटना। कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, आपदा या विपदा, एक अचानक घटना जो बहुत बड़ी समस्या या विनाश का कारण बनती है। कैटा, कैटा मतलब नीचे, स्ट्रॉफ मतलब पलटना। ए सडन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो अपनी सफलता की राह से आपको क्या कर दे, भटका दे, डिस्ट्रक्शन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ट्रबल मतलब आप समझ ही रहे हैं, ट्रबल मतलब मुसीबत होता है, कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पे दे वर वार्न्ड ऑफ द इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ टू कम, कहता है कि उन्हें आने वाली पारिस्थितिक आपदा के बारे में चेतावनी दी गई थी बट उन्होंने माना नहीं, ठीक। तो ये आपका हो गया, तो कैटास्ट्रॉफ आपका खत्म। अगला देखिए, अब अगला वर्ड मीनिंग है आपका कैलामिटी, कैलामिटी। कैलामिटी मतलब आपदा या विपदा, वही कैटास्ट्रॉफ इसका सिनोनिम्स एक दूसरे का हो गया। कैलामिटी आपदा या विपदा, कहने का मतलब ये एक गंभीर दुर्घटना या बुरा घटना जो कि नुकसान या पीड़ा का कारण बनता हो। कैलम संकट, इति मतलब स्थिति। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए सीरियस एक्सीडेंट और बैड इवेंट कॉजिंग डैमेज और सफरिंग। जैसे यूजेज ए सीरीज ऑफ कैलामिटीज ruined them, floods, ए फेल्ड हार्वेस्ट एंड द डेथ ऑफ ए सन, एक श्रृंखला की विपत्तियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया, बाढ़, असफल फसल और एक बेटे की मृत्यु, राइट। कैलामिटी आपदा या विपदा, कैटास्ट्रॉफ आपदा या विपत्ति। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, आप समझ ही रहे हैं वर्ड मीनिंग, बहुत पुराना वर्ड मीनिंग है। ट्रेजेडी पार्ट्स ऑफ स्पीशीज का नाउन बनता है, एक बहुत दुखद घटना या स्थिति, विशेषकर एक जो मृत्यु या पीड़ा का शामिल करती हो, राइट। ब्रेकडाउन किया गया, ट्रैग दुख, और ईडी मतलब विज्ञान, राइट। ये हो गया। जैसे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका क्या, कि ए वेरी सैड इवेंट और सिचुएशन स्पेशली वन इन्वॉल्विंग डेथ और सफरिंग। जैसे द पायलट अवर्टेड ए ट्रेजेडी बाय प्रिवेंटिंग द प्लेन फ्रॉम, हम बोले थे ना प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि द पायलट अवर्टेड अ ट्रेजेडी बाय प्रिवेंटिंग द प्लेन फ्रॉम
क्रैशिंग, पायलट ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से क्या कर लिया, रोक लिया, एक त्रासदी को टाल दिया। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी। अगला देखिए डिजास्टर, डिजास्टर मतलब आपदा या विपदा, दुर्घटना, एक घटना जो बड़ी होने या क्षति या मृत्यु गंभीर कठिनाई का परिणाम हो। ब्रेक डाउन मतलब डिस, आप पहले भी बोल चुके हैं, डिस किसी भी वर्ड मीनिंग लग जाता है तो वो निगेटिव अपने आप को शो होने लग जाता है। अब देखिए डिस मतलब होता है नकारात्मक, ठीक, डिस और एस्टर तारा, डिजास्टर जिसका ये दोनों मिला के क्या बना, डिजास्टर, नकारात्मक तारा, दैट मीन्स आपदा या दुर्घटना। एन इवेंट दैट रिजल्ट्स इन ग्रेट हार्म, कहता है एन इवेंट एक ऐसा घटना जिसका रिजल्ट आता हो बुरा, हानिकारक आता हो, डैमेज आता हो, डेथ आता हो या फिर सीरियस डिफिकल्टीज आता हो, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर, राइट। अगला देखिए एन इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड इनटू द रिसेंट रेल डिजास्टर, हालिया रेलवे आपदा की जांच के आदेश दिए गए। दोनों वर्ड मीनिंग हो चुका है। अगला ये कॉन्डेमन, कॉन्डेमन मतलब होता है निंदा करना या किसी की शिकायत करना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, राइट। टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली यूजुअली फॉर मॉरल रीजंस, कहता है कि यहाँ पे द टेररिस्ट एक्शन हैज बीन कंडेम्ड एज एन एक्ट ऑफ बार्बेरिज्म एंड कवार्डिस, कहता आतंकवादी कार्रवाई को बर्बरता और कायरता के कार्य के रूप में निंदा की गई, कॉन्डेमन की गई। अगला देखिए कॉन्डेमन मतलब निंदा करना, शिकायत करना, मतलब आई मीन क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब जान ही रहे हैं आलोचना, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। और कॉन्डेमन मतलब वर्ब, ये भी मेरा पार्ट्स वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और कॉन्डेमन मतलब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। क्रिटिसाइज मतलब ये आलोचना करना। ब्रेक डाउन क्रिटिक मतलब आलोचक, आइज मतलब करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति, राइट। अप्रूवल मतलब क्या होता है, स्वीकृति। और आपको हम बता चुके हैं डिस यानी DEDIS IN IM और UN, अगर ये सब किसी वर्ड में पहले लग रहा हो तो कहीं न कहीं नकारात्मक मीनिंग शो कर रहा होता है वो, राइट। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीनिंग टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, मतलब कि जो एक्सप्रेस करे, शो करे डिसअप्रूवल किसको डिसअप्रूवल को शो करे। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करे, जैसे कि यहाँ पे होगा द गवर्नमेंट इज बीइंग वाइडली क्रिटिसाइज्ड इन द मीडिया फॉर फेलिंग टू लिमिट एयर पॉल्यूशन, कहता सरकार को मीडिया में वायु प्रदूषण को सीमित करने में असफल होने के लिए व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका अगर हिंदी नहीं निकाल पाते तो हिंदी भी दिया हुआ है, आप हिंदी से भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए द गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब। द गवर्नमेंट इज बीइंग वाइडली क्रिटिसाइज्ड, सरकार की बहुत बड़ी आलोचना करना पड़ रहा हो इन द मीडिया में फॉर फेलिंग टू लिमिट एयर पॉल्यूशन, मतलब कि एयर पॉल्यूशन को लिमिट करने में सरकार जो फेल हो रही है वो सरकार की बहुत बड़ी मतलब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया में। हो गया, ये आपका क्रिटिसाइज हो गया। अगला देखिए पनिश मतलब होता है दंडित करना किसी को। पनिश मतलब क्या होता है, दंडित करना किसी को, राइट। अब यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति को जो कुछ गलत किया हो या अपराध किया हो, फिर देकर पैसे वसूल कर जेल भेजकर आदि से उसे दंडित करना। पनिश मेरा वर्ब है। ब्रेक डाउन पी एंड पन, दंड इस मतलब करना, जैसे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू काउज समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग टू सफर इन अ वेरियस वे। वेरियस वे मतलब कई तरह से, कई प्रकार से, राइट। कहता है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज क्राइम्स मस्ट बी ब्राउट टू कोर्ट एंड पनिश्ड, जिन लोगों के लिए ये अपराध जिम्मेदार है उन्हें अदालत में ले जाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। कहता है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज क्राइम्स, वो सभी लोग जो इन सभी क्राइम्स के लिए जिम्मेदार है, मस्ट बी ब्राउट अवश्य लाना चाहिए, टू कोर्ट में, एंड पनिश्ड और उसे सजा दी जानी चाहिए। तो ये आपका हो गया पनिश। अगला देखिए डिनाउंस, एक होता है अनाउंस मतलब अनाउंस करना, जो हम लोग अनाउंस करते हैं, हाँ। एक होता है डिनाउंस। अब देखिए डिनाउंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनाउंस हो जाएगा डी, निगेटिव मीनिंग है, निंदा करना, आरोप लगाना। देखिए डी निंदा करना, अनाउंस, हाँ नाउंस, डिनाउंस क्या बन गया, डिनाउंस, यानी किसी चीज या किसी को मजबूत और सार्वजनिक रूप से आलोचना करना। डी मतलब बाहर, नाउंस मतलब घोषणा करना, जो बाहर में जाके घोषणा करे, चिल्लाए। डी मतलब बाहर और जो नाउंस मतलब घोषणा करना। जैसे टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली, स्वाभाविक सी बात है, क्या होता है गांव घर में कि डिनाउंस करते हैं हम लोग, डिनाउंस यानी नाउंस डी मतलब बाहर में जाके हम लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं एक दूसरे के पड़ोसी को। टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली।
पब्लिकली मतलब पब्लिकली तरीके से और एक्सट्रीमली मजबूत तरीके से, राइट। अब देखिए द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक, कहता है द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन डिनाउंस्ड वन ऑल साइड्स, सरकार की आर्थिक नीति की सभी तरफ से निंदा की गई, सरकार की आर्थिक नीति की सभी तरफ से क्या की गई, निंदा की गई। चलिए ये वर्ड मीनिंग आपका खत्म, डिनाउंस और पनिश दोनों खत्म हो गया, निंदा करना आरोप लगाना, राइट। अगला देखिए, अभी आपका फ्रेजल वर्ब आया, तो देख लेते फ्रेजल वर्ब को भी अच्छे से। आपका सिनोनिम्स जितना था सिनोनिम्स वो हम लोगों ने देखा, और अभी आप फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं। और ये सारे जितने भी वोकैब, जितने भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कहीं 10 बार, कहीं 5 बार, कहीं 6 बार ऐसे करके पूछा हुआ है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्लीज आप अच्छे से इसको मेंटेन कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और ये एसएससी के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम में वोकैब पूछा जाता हो वो सब के लिए ये बैच जो है यूजफुल होगा, फ्री में मिल रहा है भाई, आप लोग सही से पढ़िए मन लगा के। अब देखिए एम एट मतलब क्या होता है, लक्ष्य बनाना, किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, एम एट। हम पहले भी बोल चुके हैं शुरू में कि एम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है सर, एम के साथ एम एट लगता है, एम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एट प्रीपोजिशन लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए एम एट, लक्ष्य फ्रेजल वर्ब है, लक्ष्य बनाना किसी, अच्छा सबसे पहले तो बात आती है कि सर वर्ब तो समझ ही रहे हैं आप, वर्ब समझ रहे हैं जो एक्शन को शो करे, जो एक्शन को क्या करे, जो एक्शन को शो करे, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, तो फ्रेज मतलब होता है क्या, कि फ्रेज मतलब होता है नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे। और ये किसी का सेंटेंस का, फ्रेज का मतलब होता है नॉट अ कंप्लीट मीनिंग बट मोर देन वन वर्ड नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। अब जब फ्रेज प्लस वर्ब दोनों मिलके बन जाता है तो उससे वहीं से बनता है फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। जैसे एम मतलब ध्यान केंद्रित करना, एट बोले तो प्रीपोजिशन। अब देखिए एम एट, ये क्या बन गया कि लक्ष्य बनाना, किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए एम लक्ष्य या एट, टू डायरेक्ट एन एक्शन और इंटेंशन टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, मतलब टू डायरेक्ट एन एक्शन, किसी चीज पे एक्शन डायरेक्ट करना और इंटेंशन इरादा रखना टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, ताकि वो चीज हम लोग अचीव हो जाए। अचीव मतलब प्राप्त करना, पाना। जैसे यहाँ द न्यू कॉम्पैगिन एम्स एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, नया अभियान स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के का लक्ष्य रखता है। अलाउ फॉर मतलब होता है ध्यान में रखना, राइट, किसी चीज को ध्यान में रखना या समायोजन करना। अलाउ मतलब अनुमति देना, फॉर मतलब के लिए। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कंसीडर और इंक्लूड समथिंग व्हेन प्लानिंग, यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग ए ट्रिप, यात्रा की योजना बनाते समय देरी को ध्यान में रखना चाहिए। अलाउ फॉर मतलब ध्यान में रखना, एम एट मतलब लक्ष्य बनाना। अगला देखिए अपील टू मतलब होता है क्या, एक अपील मतलब होता है APPEL, अपील मतलब क्या होता है, आग्रह करना, अनुनय विनय करना, जिसको हम लोग कहते हैं अपील करना। हम लोग जो कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, अपील करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है अपील टू, आकर्षित करना, अपील टू आकर्षित करना, किसी को प्रभावित करना या उनकी सहानुभूति प्राप्त करना। अपील मतलब आकर्षित करना, राइट, और टू मतलब किसी को आकर्षित करना। जैसे टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन, टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन, टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट, मतलब जिसको हम लोग रिक्वेस्ट करते हो। जैसे द चैरिटी कॉम्पैगिन अपील्स टू पीपुल्स कंपैशन, चैरिटी का अभियान लोगों की करुणा को आकर्षित करता है, नहीं अपील टू करना मतलब आकर्षित करना किसी को। अगला देखिए अप्लाई फॉर मतलब आवेदन करना, अप्लाई फॉर मतलब क्या होता है, आवेदन करना, किसी चीज के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो भरते हैं ना आप लोग, अप्लाई करते हैं, और किस चीज के लिए करते हैं, अप्लाई फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए करते हैं। मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करना, राइट। अप्लाई मतलब अनुवाद, आवेदन करना, फॉर मतलब के लिए, किसी चीज के लिए आवेदन करना। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, जैसे सी अप्लाइड फॉर अ जॉब एट द न्यू कंपनी, उसने नई कंपनी में एक नौकरी के लिए आवेदन दी, राइट। ये आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला देखिए आस्क अराउंड, आस्क अराउंड मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, क्या करना, पूछताछ करना। आस्क अराउंड क्या होता है, पूछताछ करना, राइट। एक्सप्लेन हिंदी क्या आ गया, ये हो जाएगा हिंदी मीनिंग पूछताछ करना, लोगों से जानकारी के लिए पूछना, ठीक, लोगों से जानकारी के लिए क्या करना, पूछना। अब देखिए यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, अराउंड मतलब इधर उधर पूछना। तो भाई आस्क कब करते हैं लोगों से, जब लोग इधर उधर जाते हैं तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त चल पाती है। तो आस्क अराउंड लोगों से जानकारी के लिए पूछना। ब्रेक डाउन आस्क पूछना, अराउंड चारों ओर। टू आस्क मेनी पीपुल फॉर इन्फॉर्मेशन और हेल्प, इन्फॉर्मेशन के लिए कई लोगों से जानकारी प्राप्त करना, हासिल करना। जैसे आई विल आस्क अराउंड टू सी इफ एनीवन हैज सीन योर केस, मैं पूछताछ
मैं पूछताछ करूंगा कि क्या किसी ने आपकी चाबी यहाँ देखी भी है। तो चलिए एक बार वर्ड रिवीजन को हम लोग जितना वर्ड मीनिंग पढ़े हैं सारा वर्ड मीनिंग को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्डल, कमेंट कीजिए। हर्डल मेरा क्या था, नाउन था। हर्डल मतलब क्या होता है कि बाधा या फिर रोकना या बाधा करना। ऑब्स्टिकल मतलब भी बाधा पढ़े हम लोग। इम्पेडिमेंट मतलब भी बाधा या रोक। प्रोडिगल मतलब भी क्या पढ़े थे, खर्चीला, जो वेस्ट खर्चीला करता हो। वेस्टफुल मतलब जो व्यर्थ का रुपया इधर उधर उड़ाता हो। लैविश मतलब शानदार। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला। और अचीव मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, प्राप्त करना। अकॉम्प्लिश मतलब भी क्या पढ़े थे, प्राप्त करना या पाना। सक्सीड मतलब सफलता पाना। कैटास्ट्रॉफ मतलब आपदा या विपदा। कैलामिटी मतलब भी डिजास्ट्रस होता है, आपदा या विपदा। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी। डिजास्टर मतलब भी जानते हो, त्रासदी। कॉन्डेमन मतलब क्या होता है, निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना। पनिश मतलब क्या बोले थे, पनिश सजा देना। डिनाउंस मतलब क्या होता है, आलोचना करना, निंदा करना। एम एट मतलब क्या होता है, किसी पे लक्ष्य साधना। अलाउ फॉर मतलब अनुमति, मतलब आई मीन अलाउ फॉर मतलब रिक्वेस्ट करना। अपील टू आकर्षित करना किसी को। अलाउ फॉर मतलब आज्ञा देना, राइट। और अपील टू मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट, मतलब अपनी रिक्वेस्ट करना, डेट मीन्स। और ये अप्लाई फॉर क्या होता है, किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना। आस्क के अराउंड मतलब क्या होता है, इधर उधर किसी, मतलब कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए इधर उधर से पूछना, दैट इज कॉल्ड आस्क अराउंड। फ्रेजल वर्ब और जितना भी वर्ड मीनिंग था हम लोगों ने सारा वर्ड मीनिंग को क्या कर लिया, गो थ्रू कर लिया, राइट। लास्ट में टेस्ट भी है, सो टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। अब यहाँ पे आया आइटम्स एंड फ्रेजेज। आइटम्स एंड फ्रेजेज को हम लोग देखते हैं। आइटम्स एंड फ्रेजेज क्या है, सबसे पहला कहता है ए वाइल्ड गुज चेस। ए वाइल्ड मतलब जंगली होता है, गुज मतलब हंस होता है, और चेस मतलब किसी का पीछा करना। ए वाइल्ड गुज चेस मतलब होता है फ्यूटाइल, एक ऐसा मतलब जंगली। अब देखिए वाइल्ड मतलब होता है जंगली, गुज मतलब हंस होता है। अब यहाँ पे देखिए किसी जंगली हंस को अगर चेस कर रहे हैं, आई मीन पीछा कर रहे हैं, तो फिर निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। एडवेंचर मतलब साहस। अनप्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है कि जहां से प्रॉफिट ना हो। हम पहले भी बता चुके हैं, आई एन, आई एम, ये सब वर्ड मीनिंग लगता है तो थोड़ा सा निगेटिविटी को, अपने आप को निगेटिविटी को शो करता है। जैसे ए वाइल्ड गुज चेस, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या ए वर्थलेस हंट और चेस। हंट मतलब शिकार करना, इसी से बना है क्या, हंटर। अगर किसी भर में ई आर या ओ आर जोड़ दे तो वो बन जाता है क्या, मेरा नाउन, जिसे वाला वाली वो हो जाता है। जैसे टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, राइट। और इसी में ई आर या ओ आर जोड़ दीजिए तो टीचर हो जाता है, तो वाला वाली यानी पढ़ाने वाला, डेट इज कॉल्ड शिक्षक यानी टीचर। अब कहता है वाइल्ड गुज चेस, फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर या ए वर्थलेस हंट और चेस। निरर्थक खोज हिंदी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है, सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट वॉलेट was a wild goose chase। कहता है सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर मतलब खोजना, हिज लॉस्ट वॉलेट खोई हुई पर्स, was a wild goose chase निरर्थक प्रयास था, निरर्थक खोज था, मतलब नहीं मिल पाया। अगला देखिए, ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी मतलब होता है आई मीन वो गाड़ना, मतलब जिसे होता है ना दफन करना। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको याद करना है कि झगड़ा खत्म करना। अब मान लीजिए किसी ने किसी कुल्हाड़ी से किसी ने किसी को मार दिया। अब उस कुल्हाड़ी को अगर जिसको मारा वो कुल्हाड़ी अगर देख ले तो उसके मन में वो सारी बातें याद आ जाएगी झगड़ा करने वाला, इसलिए क्या करता है, ब्यूरी द हैचेट। अब वो कुल्हाड़ी को क्या करो, दफना दो, ताकि सामने वाला देखे ही ना, और ना लड़ाई हो, ना उसके दिमाग में ये सब बातें आए लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ब्यूरी द हैचेट, टू मेक पीस मतलब शांति लाना। फॉरगेट पास्ट क्वारल्स या पिछली मतलब पीछे के झगड़ा को भूल जाना। या टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, ताकि झगड़ा को क्या कर लेना, आपस में समझौता कर लेना, झगड़ा खत्म करना। दे फाइनली ब्यूरीड द हैचेट आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग। लंबे समय लड़ाई के बाद उन लोगों ने अंततः क्या कर लिया, अपनी झगड़ा खत्म कर लिया। अगला देखिए, थ्रू थिक एंड थीन। थिक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला। थ्रू थिक एंड थीन मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस मतलब होता है परिस्थिति, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट करना, चाहे इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हर मामले में सपोर्ट करना, हर हाल में सपोर्ट करना। जैसे सी स्टेड बाय हिज साइड थ्रू थिक एंड थिन, वह हर हाल में वहां पे ठहरी। अगला देखिए, ये हो जाएगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड, रीड मतलब पढ़ना, बिटवीन मतलब के बीच में, दो चीजों के बीच में, द लाइन्स मतलब दो लाइनों के बीच में। कहता है दो लाइनों के बीच में। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, डिसर्न व्हाट इज इंप्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। छिपा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं
यहाँ पे छिपा हुआ अर्थ निकलना, जैसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस आई सेंस्ड ही वाज अनहैप्पी। रीडिंग बिटवीन द लाइंस आई सेंस्ड ही वाज अनहैप्पी, मतलब हम लोग छिपी हुई अर्थ निकालना, मतलब कि आई सेंस्ड ही वाज अनहैप्पी। अगर हम लोगों ने उसको जब ने दे मतलब हम लोगों ने या मैंने जब उसके सेंस महसूस किया तो वो क्या था, अनहैप्पी था। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ ये निकला कि वो नाखुश था। अगला देखिए, ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट मतलब होता है, मान लीजिए कोई नट बोल्ट होता है ना, बोल्ट, राइट। अब एक वो बोल्ट क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाएगा, आकस्मिक घटना हो जाएगा, जैसे समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन क्लैमिटीज, राइट। आकस्मिक घटना, जैसे द न्यूज ऑफ हिज रिजाइनेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि उसका जो न्यूज था ना, हिज रिजाइनेशन, उसका जो रिजाइनेशन का जो न्यूज था वो वाकई में क्या था कि वो वाकई में क्या था, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी आकस्मिक घटना थी। अगला देखिए 16 नंबर, ए स्नेक इन द ग्रास। 16 नंबर देखिए, ए स्नेक इन द ग्रास। अब कहता है ए स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है ए ट्रिएचरस पर्सन या एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ए सीक्रेट एनिमी, मतलब होता है आस्तीन का सांप। जैसे ही टर्न्ड आउट टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, वह टर्न्ड आउट हो गया ए स्नेक इन द ग्रास की तरफ, मतलब एक आस्तीन का सांप हो गया। अगला देखिए, कहता है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण में, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जैसे कोई चीज खत्म होने को रहता उस समय कोई काम हो तो डेट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा अपना एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। अब देख लीजिए, जैसे एट द वेरी लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन खत्म होने से कुछ देर पहले, जैसे आखिरी मौके पर। यहाँ पे हो जाएगा दे सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, उसने प्रोजेक्ट को सबमिटेड किया एट द 11th आवर में। अगला देखिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, बोस्ट अबाउट अचीवमेंट्स, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका हिंदी होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करना, वन सेल्फ मतलब खुद की प्रशंसा करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। बोस्ट अबाउट अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट की खुद की तारीफ करना, जैसे ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट एट मीटिंग, वह मीटिंग में अपनी ही तारीफ कर रहा था। अगला देखिए, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। यहाँ पे देख लीजिए, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना होता है, जैसे इनिशिएट समथिंग, कोई चीज की शुरुआत करना, या टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, या कोई चीज स्टार्ट करना ताकि बातचीत स्टार्ट करना, या टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी चीज को बहुत आसान बना देना, दैट इज कॉल्ड, आई मीन यूं भी कह सकते हैं आप, चुप्पी तोड़ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सी ब्रोक द आइस बाय टेलिंग ए फनी स्टोरी, उसने मतलब ब्रोक द आइस बाय टेलिंग अ फनी स्टोरी, उसने चुप्पी तोड़ी एक मजेदार कहानी के साथ। 20 नंबर देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जैसे बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना, जैसे कि दैट लग्जरी कार कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, वो जो महंगी कार है बहुत ही कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग है, बहुत ही महंगा मतलब बहुत महंगा पड़ना, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग बहुत महंगा पड़ना होता है। अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात करते हैं। यहाँ पे हो गया क्या आपका कि ए पर्सन हु ड्रॉज और मैक्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता हो। हाँ, तो ड्रॉ मतलब खींचना, और मैक्स मैप्स या मैप्स को बनाता हो, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक। अब देखो, मानचित्रकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्रकार, जिसे द कार्टोग्राफर क्रिएटेड डिटेल्ड मैप्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस। कार्टोग्राफर जो था, क्रिएटेड किया डिटेल्ड मैप्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे फिर आता है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। कहता है एक ऐसा हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल टू रीड, पढ़ने के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए पॉसिबल, प्योर वाला साइड बी पॉसिबल मतलब होता है संभव, इम्पॉसिबल मतलब होता है क्या, असंभव। यहाँ पे कह रहा है क्या, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, और इम्पॉसिबल टू रीड मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या इम्पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। दैट इज कॉल्ड इलिजिबल हो जाता है यहाँ पे, ILLEGIBLE। ओके। अब यहाँ पे देखिए, अपठनीय इसका हिंदी, जैसे हिज नोट्स वर सो इलिजिबल दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड देम, मतलब उसकी जो नोट्स है वो अपठनीय है, पढ़ने योग्य नहीं है, दैट नो वन
कुड अंडरस्टैंड दैम, ताकि उसे कोई समझ ना सके। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे 13 नंबर, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफैलिएबल, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, इनफैलिएबल, यानी अचूक। अब फैलिएबल मतलब क्या हो जाएगा, चूक, राइट, जो चूक जाता हो, दैट इज कॉल्ड फैलिएबल। अब यहाँ पे देखिए, कहता है द साइंटिस्ट क्लेम्ड हिज मेथड, द साइंटिस्ट क्लेम्ड हिज मेथड वाज इनफैलिएबल, साइंटिस्ट जो है मेथड को क्लेम करने के लिए क्या मतलब क्या था, अचूक हो गया। अगला देखें यहाँ पे, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, मतलब एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो और सब कोई खुश वहां पे हो, यूटोपिया। हाँ, जैसे आदर्श राज हम लोग कहते हैं, द नोवेल डिस्क्राइब्स यूटोपिया फ्री ऑफ क्राइम एंड पॉवर्टी। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, someone who makes charitable donations intended to increase human well-being, कहता है someone who makes charitable donations, जो charitable donation करता हो intended, ताकि उसका ये इरादा हो कि to increase human well-being, ताकि well-being मतलब होता है कि मतलब भलाई करना, ताकि ह्यूमन को वो बहुत ज्यादा भलाई कर सके। अब देखिए अल्ट्रुइस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। द अल्ट्रुइस्ट डोनेटेड जेनरसली टू द ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज मतलब होता है जैसे अनाथालय, आश्रम टाइप का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फेनेज। ये हो गया आपका। अगला देखिए, कहता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ए नॉन प्रोफेशनल, मतलब या तो ए नॉन प्रोफेशनल, कहता है वन हु प्लेज, जो नाटक करता हो फॉर प्लेजर, खुशियों के लिए, रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ताकि वो मतलब उसका प्रोफेशन ना हो, वो खुशियों के लिए नाटक करता हो, या डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ए नॉन प्रोफेशनल, मतलब एक ऐसा जो उसका पेशा ना हो, नॉन प्रोफेशनल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमेच्योर कहते हैं, एमेच्योर। शौकीन व्यक्ति, द एमेच्योर म्यूजिशियन परफॉर्म्ड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, हो गया ये आपका। अगला देखिए, फिर आता है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉय मतलब ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए एम्प्लॉय को रखता हो, या प्राइवेट कार, प्राइवेट मतलब कार चलाने वाले को रखता हो, हायर करता हो, दैट इज कॉल्ड चौफर, दैट इज कॉल्ड चौफर। यहाँ पे मोटर चालक हो जाएगा। द चौफर वेटेड पैसेंजरली आउटसाइड द होटल। अगला देखिए यहाँ पे, फिर अगला कहता है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनो मतलब होता है टाइम, क्रोनो मतलब होता है टाइम, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, जहाँ कालक्रम का अध्ययन किया जाए, दैट इज कॉल्ड, जहाँ समय का अध्ययन किया जाए वहाँ क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये आपका हो गया एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, हो गया कालक्रम। जैसे कि द हिस्टोरियन प्रेजेंटेड द इवेंट्स इन परफेक्ट क्रोनोलॉजी। अगला देखिए, कहता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर मतलब होता है कि छोटा जगह, और फोबिया मतलब डर। अब जैसे यहाँ पे कहता है छोटी जगहों में होने का अत्यधिक डर, दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, हो गया। जैसे सी अवॉइडेड एलिवेटर्स ड्यू टू हर क्लस्ट्रोफोबिया। अगला देखिए, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, कहता है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस, जो कि डिस्ट्रॉय करता हो इमेजेस को, यहाँ पे और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, या फिर पॉपुलर बिलीफ्स को अटैक करता हो। जैसे ए पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक विश्वासगत को क्या करता हो, अटैक करता हो, क्रिटिसाइज करता हो, आलोचना करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनोक्लास्ट, यानी रिवाज तोड़ने वाला, जो मतलब रिवाज उवाज को ना मानता हो, ठीक ना, जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक सोसाइटी में विश्वास ना करता हो, दैट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट, यानी रिवाज तोड़ने वाला। जिसे द इकोनोक्लास्ट चैलेंज द ओल्ड कस्टम्स ऑफ द विलेज। ये हो गया आपका। अगला ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स है। अब इसका सबका सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टेस्ट अटेंड हम लोग कर लेते हैं। जैसे हर्डल का क्या हो जाएगा, हर्डल मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, बाधा पढ़े थे, यानी ऑब्स्टिकल हो जाएगा। प्रोडिगल मतलब क्या पढ़े थे, खर्चीला पढ़े थे, तो लेविस हो जाएगा। इसका एच मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राप्त करना कोई चीज, कॉम्पेलिस हो जाएगा, ठीक, कॉम्पेलिस प्राप्त करना। अगला देखिए, फिर होता है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, सक्सीड, कैलामिटी, ऑब्स्टिकल्स, डिनाउंस। कैटास्ट्रॉफ मतलब आपदा या विपदा, कैलामिटी हो जाएगा। अच्छा, कॉन्डेमन मतलब क्या पढ़े थे, निंदा करना किसी का, तो डिनाउंस हो जाएगा, डिनाउंस निंदा करना। अगला देखिए, इसमें आई एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइटम्स। व्हाट डज द आइटम ब्यूरी द हेडसेट मीन, ब्यूरी द हेडसेट मतलब गहरे मुद्दे को मतलब झगड़ा खत्म करना, ये था अपना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, झगड़ा खत्म करने के लिए, जैसे टू हाइड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत, ये नहीं होगा। टू प्लांट ए ट्री, नहीं। टू मेक पीस एंड डिस्प्यूट्स, या झगड़ा खत्म करना, ये हो जाएगा आपका। अगला ये, विच आइटम्स
which item describes a futile search for or unprofitable adventure, मतलब कि एक ऐसा खोज जहाँ पे निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास जिसे हम बताए थे आपको कि ए फ्यूटाइल सर्च और अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब कि जहां से कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ की खोजबीन करना, जैसे ए वाइल्ड गूज चेस यानी हो जाता है फ्यूटाइल सर्च। अगला देखिए 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब कि दो लाइनों के बीच के अंदर गैप को समझना, दैट इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस। यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, या बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज द आइडियम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सिग्निफाई, मतलब कहता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या होगा सिनोनिम्स बताइए तो, सॉरी आइडियम्स। यहाँ पे हो जाएगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड क्लैमिटी, मतलब आकस्मिक चेंज जिसको हम लोग पढ़े थे, तो ये हो जाएगा यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए व्हाट डज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब मुंह मियां मिठुर यानी अपनी बड़ाई खुद करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इसका क्या हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली। आइटम्स भी हो गया। अगला ये एमसीक्यू बेस्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला कहता है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो मैप बनाता हो या मैप को ड्रॉ करता हो, खींचता हो, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा आता है व्हाट इज द टर्म फॉर एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड हैप्पी, तो यूटोपिया हो जाएगा, यूटोपिया, राइट, सॉरी बी नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफैलिएबल, इनफैलिएबल जैसे फैलिएबल मतलब होता है चूक, इनफैलिएबल मतलब होता है अचूक, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेबल टू फेल और मेक मिस्टेक्स, जो गलती करने से कभी चूकता नहीं हो, मतलब उसको अचूक, जो जिससे कभी गलती ना हो, दैट इज कॉल्ड अचूक। अनेबल टू फेल मतलब कि सक्षम नहीं हो फेल होने में या कोई भी गलती करने में, दैट इज कॉल्ड अचूक, यानी आप कह सकते हैं इनफैलिएबल। अगला देखिए विच टर्म refers to an extreme fear of being in a small confined place, उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, क्लोस्ट्रोफोबिया, जो छोटे स्थानों से डरता हो, छोटे स्थानों में रहने से जो डरता हो, दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया। अगला देखिए पांचवा व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कहता है ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय कर देता हो, बर्बाद कर देता हो इमेज को, या अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीफ्स, या किसी ट्रेडिशनल बिलीफ पे अटैक करता हो, इकोनोक्लास्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट, जो मतलब पारंपरिक समाज को नहीं मानता हो, उसके मतलब नियम को क्या करता है, वो विरुद्ध चलता हो, दैट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट, हम ये कह सकते हैं। यानी एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया आपका। अब चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस पीडीएफ से आप टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित और इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से 2 चैनल चल रहा है टेलीग्राम पे, उस पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे रात 8 बजे जो आज पीडीएफ पढ़ा है उसी पीडीएफ से टेस्ट होगा, और डेली टेस्ट आप अटेंड करना चाहते हैं तो वहां से जाइए, पीडीएफ को याद कीजिए और मतलब टेस्ट में शामिल हुई और अपना वोकेबुलरी को इनहांस कीजिए, मतलब इंक्रीज कीजिए उसमें। और दूसरी बात ये है कि अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ वोकैब का, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, गो थ्रू कीजिए। थैंक यू टू ऑल एंड स्मार्ट नेट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सी यू।